हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स ख़त्म किया था, ठीक है। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, रेडियो एक्टिविटी। ओके, तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में समझने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, जेई मेंस के लिए, एडवांस के लिए, नीट के लिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। और बहुत सारी चीज़ें आपको केमिस्ट्री में, ठीक है, आपने देखी होंगी। इसमें रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में जो चीज़ें यहाँ पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ी होंगी। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, ठीक है, क्या होती है रेडियो एक्टिविटी, किसको कहते हैं। देखो, हमने बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में आपको बताया था, ठीक। तो उसमें जो हैवी न्यूक्लियस थे उनकी टेंडेंसी क्या होती थी, उनकी टेंडेंसी जो कि अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ाने की होती थी, है ना। मतलब उनका जो मेन मकसद होता था वो क्या होता था, स्टेबिलिटी को गेन करना। तो जो हैवी न्यूक्लियस हैं, जो हैवी न्यूक्लियस हैं वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स का, अल्फा बीटा गामा रेज का एमिशन करते हैं, ठीक है। तो वो अपने आप होता है, ये जो प्रोसेस अपने आप होता है। जो हैवी न्यूक्लियस है, ठीक है, जैसे 83 के बाद वाले जो है, Z ग्रेटर देन 83 के बाद वाले जो न्यूक्लियाई हैं, वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा, ठीक है, रेस को बाहर वो निकालते रहते हैं, ठीक है, जिससे स्टेबल हो सके। और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और जो एलिमेंट्स इस रेडियो एक्टिविटी को शो करते हैं, उन एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, ठीक, द फेनोमेनन, मैं लिखते भी चल रहा हूं, आप नोट्स भी बना सकते हैं। द फेनोमेनन ऑफ स्पॉन्टेनियस emission, the phenomenon of spontaneous emission of alpha beta gamma, ठीक है, rays from heavy nuclei, हैवी न्यूक्लियाई, जैसे रेडियम हो गया, ठीक है, प्लूटोनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ठीक, इज कॉल्ड एज व्हाट, रेडियो एक्टिविटी, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव कहते हैं, ठीक है। मतलब जो हैवी न्यूक्लियस अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा जो रेडिएशंस एमिट करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। और जो एलिमेंट, द एलिमेंट्स विच शो रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, आर called as what, radioactive elements, ठीक है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। किसने खोज किया, बेकरोल ने खोज किया था, आपको पता होगा इसके बारे में, सब साइंटिस्ट के बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे, ठीक है। अब देखो, कुछ रेडियो एक्टिविटी में कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो देखो, जैसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अपना है, सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें समझिएगा। देखो, किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल की जो रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है, द रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाई एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। मतलब कोई रेडियो एक्टिव सैंपल, उसकी रेडियो एक्टिविटी को, मतलब कितना रेट से उसमें से एमिशन हो रहा है, रेडिएशन निकल रहा है, अल्फा बीटा गामा निकल रहा है, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते, ठीक। किसी फिजिकल चेंज के द्वारा या किसी केमिकल चेंज के द्वारा हम लोग चेंज नहीं कर सकते। फिजिकल चेंज का क्या मतलब हुआ, जैसे मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा दूँ, प्रेशर बढ़ा दूँ, कोई एक सैंपल लिया, जैसे मान लो उसमें कि, जैसे मान लो कि उसमें 100 रेडिएशंस पर सेकंड निकल रहा है, ठीक है, 100 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड हो रहा है, ठीक। अब मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैंने उस पर प्रेशर लगा दिया, ठीक है, मैंने उसको मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डाल दिया, ठीक है, या उसको मैंने किसी केमिकल में डुबो दिया। तो मैंने फिजिकल चेंज किया या कोई केमिकल चेंज किया। अगर मैं ऐसा करता हूं तो उसकी रेडियो एक्टिविटी प्रभावित नहीं हो सकती, ठीक है, उसकी रेडियो एक्टिविटी प्रभावित नहीं होगी। तो आप क्या बोलोगे कि जो रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल, रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल कैन नॉट बी, ठीक है, कंट्रोल्ड बाई एनी फिजिकल चेंज
और केमिकल चेंज, किसी फिजिकल या किसी केमिकल चेंज के द्वारा इसकी रेडिएटिविटी हम लोग चेंज नहीं कर सकते। फिजिकल चेंज का क्या मतलब हुआ, केमिकल चेंज का क्या मतलब हुआ, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात क्या है मेरे भाई, जो रेडियो एक्टिविटी है, नहीं, जो रेडियो एक्टिविटी है वो एक न्यूक्लियर इवेंट है, न कि एटॉमिक इवेंट। एटॉमिक इवेंट नहीं है, ये न्यूक्लियर इवेंट है। इसका क्या मतलब है, जब एटॉमिक इवेंट होता है, जैसे जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, दो आपने कंपाउंड लिया, एलिमेंट्स लिया, उसके बीच में क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है, तो वो किस पर डिपेंड करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स उस पर डिपेंड करता है। अभी तभी तो आपने देखा होगा कि जो आउटर शेल, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो उनको हम लोग एक ही ग्रुप में रखते हैं, ठीक है। एक ही ग्रुप में रहने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी लगभग समान होती है, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियर इवेंट है, न कि एटॉमिक इवेंट है। तो चूंकि एटॉमिक इवेंट है, चूंकि एटॉमिक इवेंट नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है, न्यूक्लियस से लेना देना है। उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, ठीक, इन सबसे इसका लेना देना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बिल्कुल लेना देना नहीं है। तो आप क्या कहोगे, दूसरी बात कि जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी जो है इट इज अ न्यूक्लियर इवेंट, ये एक न्यूक्लियर इवेंट है, नॉट एन एटॉमिक इवेंट। ये कोई एटॉमिक इवेंट नहीं है, नॉट एन एटॉमिक इवेंट। देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन does not have any relationship with radioactivity। रेडियोएक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, और न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर पे मेरे भाई डिपेंड करती है। बात समझ में आई सबको, चलो बहुत बढ़िया। अब अल्फा बीटा गामा जो डीकेज हैं वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उसको हम लोग को समझने की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट, यही सबसे अच्छी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आज समझनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अल्फा डीके के बारे में, बीटा डीके के बारे में, और फिर तीसरी बात हम लोग जानेंगे गामा डीके के बारे में। तो पहला समझ में अगर आपको आ गया, दूसरा तीसरा, ठीक है, उसी तरीके से बिल्कुल है। देखो, तो अब हम लोग समझेंगे सबसे पहले अल्फा डीके। अल्फा क्या होता है पता ही है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो उसमें बताने की जरूरत नहीं है, कई बार ये चीज़ें हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, अल्फा डीके की बात करेंगे। तो अगर हम लोग अल्फा डीके की बात करें, ठीक है, अल्फा डीके की बात करें, देखो अल्फा डीके में अपने को क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा क्या होता है अल्फा डीके, उससे कैसे स्टेबिलिटी आती है उसको हम लोग ये समझते हैं। देखो, जब अल्फा किसी न्यूक्लियस से जब अल्फा निकलेगा तो क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। जैसे अपने पास एक पेरेंट न्यूक्लियस है एक्स जेड एक्स ए, मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या है, जेड है, मास नंबर क्या है इसका, ए है, ठीक है। तो ये अपने पास कोई एक न्यूक्लियस है, ठीक है। इसने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल एमिट किया, अल्फा पार्टिकल मतलब 2He4, इसने क्या किया, एमिट किया, ठीक है। ये क्या है, अल्फा है, इसी को हम लोग अल्फा कहते हैं, ठीक। तो जो हमारा रेसिडुअल न्यूक्लियस होगा या जो डॉटर न्यूक्लियस होगा, बात किया था हमने न्यूक्लियर रिएक्शन में, तो जो हमारा रेसिडुअल न्यूक्लियस होगा या जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा, ठीक, वो क्या होगा, उसमें मुझे बताओ मास नंबर कंजर्व रहेगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर कंजर्व रहेगा। तो ये चूंकि हो जाएगा Z-2 और ये क्या होगा, A-4, तभी तो मिला के सब बराबर आएगा, देख लो। तो जो नया हमारा ये Y बना, क्या ये X है, क्या ये X जैसा है, नहीं, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स चेंज हो गए, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, बदल गई, मतलब ये न्यूक्लियस से क्या बदल गया, मतलब एक एलिमेंट का न्यूक्लियस, ठीक है, अल्फा एमिशन के द्वारा एक दूसरे प्रकार के न्यूक्लियस में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। ये Y जो है कि X से डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर है वो बदल गया, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 2 कम हो गए, और जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो कितने कम हो गए, 4 कम हो गए टोटल। बात समझ में आया कि नहीं बताइए, ठीक है। तो हमारा स्ट्रक्चर इसका बदल गया, ठीक है। और इस प्रोसेस में चूंकि स्टेबिलिटी गेन हो रहा है तो कुछ एनर्जी भी निकलेगी यहाँ पे,
इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, क्यू वैल्यू जिसको हम लोग कहते थे, तो एनर्जी क्यू यहाँ से निकली, ठीक है। तो ये हमारा अल्फा डीके हो गया, ठीक है। तो अल्फा डीके में क्या हुआ, जो हमारा डॉटर न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो गया और मास नंबर कितना कम हो गया, 4। तो आप क्या लिखोगे, जो जो बातें समझ में आ रही है उसको लिखते चलते हैं हम लोग। तो हम लोग कहेंगे कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ, ठीक है, डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है, डिक्रीजेज बाय 2, ठीक है। और इसी तरीके से जो मास नंबर है ऑफ डॉटर न्यूक्लियस डिक्रीजेज बाय 4। तो मास नंबर में 4 की कमी आ जाती है और जो एटॉमिक नंबर उसमें कितनी कमी आती है, 2 की कमी आ जाती है। बात समझ में? जैसे कि एग्जांपल इसका देख लें हम लोग, अगर एक एग्जांपल की हम लोग बात करें तो जैसे हम लोग कह सकते हैं 92 यूरेनियम 238, ठीक है। जब ये एक अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा प्लस एनर्जी क्यू मतलब एनर्जी, ठीक है, तो क्या बनेगा बताइए, ये थोरियम बनता है TH, तो कितना हो जाएगा, ये 90 और ये 234। तो ये हमारा इस तरीके से बनता है, ठीक है। चलो एक चीज साथ साथ एक बात मैं आपको और बताता हूँ। देखो ये जो आपने लिखा है, ये और ये, इसको हम लोग कहते हैं आइसोडाइफर। जो आपने लिखा है ZXA इज इक्वल टू Z-2, ठीक है, YA-4 प्लस 2He4, ठीक है, प्लस एनर्जी Q। इसको, इन दोनों को हम लोग कहते हैं आइसोडाइफर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स क्या होता है, अभी हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी की, क्यों स्टेबल हो रहा है इसको समझेंगे हम लोग ध्यान से। पहले थोड़ी थोड़ी बातें इसमें हम लोग करते चल रहे हैं। इन दोनों को हम लोग कहते हैं, मतलब अल्फा के एमिशन के बाद जो हमारा डॉटर न्यूक्लियस बना, ठीक है, और जो पेरेंट न्यूक्लियस था हमारा, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आपस में कहते हैं आइसोडाइफर। तो आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, आइसोडाइफर का मतलब होता है डिफरेंट A एंड Z। क्या होते हैं, डिफरेंट A एंड Z बट सेम न्यूट्रॉन एक्सेस, सेम न्यूट्रॉन एक्सेस। न्यूट्रॉन एक्सेस क्या होता है, सेम होता है। न्यूट्रॉन एक्सेस मतलब न्यूट्रॉन की अधिकता दोनों में बराबर होती है। और न्यूट्रॉन एक्सेस का मतलब विच इज डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो न्यूट्रॉन एक्सेस जो है उसका क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ, अगर कोई दो न्यूक्लियस आइसोडाइफर हैं, ठीक है, अगर 2 न्यूक्लियस आइसोडाइफर्स, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों में न्यूट्रॉन एक्सेस सेम होगा। न्यूट्रॉन एक्सेस सेम होने का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये सेम होगा। मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन से कितना ज़्यादा है वो दोनों में सेम होगा। अगर इसमें प्रोटॉन से 10 ज़्यादा है न्यूट्रॉन, तो इसमें भी प्रोटॉन से 10 ज़्यादा न्यूट्रॉन होगा। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग कहते हैं आइसोडाइफर। चलो देखते हैं कैसे आ रहा है कि नहीं। एक्स की बात करते हैं, मुझे बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, A माइनस जेड होंगे, इसमें से घटा देंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा बताइए, Z। तो मुझे बताओ जो आपका जो न्यूट्रॉन ये एक्सेस होगा, जो न्यूट्रॉन एक्सेस होगा वो किसके बराबर होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन एक्सेस जो होगा ये हो जाएगा N माइनस P, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, A माइनस जेड मतलब A माइनस 2Z, ऐसा कुछ होगा। चलो बात करते हैं किसकी, Y की। बताओ यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, Z माइनस 2, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, A माइनस 4 माइनस व्हाट, Z माइनस 2, कितना आएगा, A माइनस जेड, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा ना, A माइनस जेड माइनस 2। तो अब मुझे बताओ यहाँ जो न्यूट्रॉन एक्सेस होंगे, न्यूट्रॉन एक्सेस यहाँ पे जो होगा किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब A माइनस जेड माइनस 2, ठीक है, माइनस व्हाट, कितना आ जाएगा बताइए, A माइनस जेड, ठीक है ना, सॉरी प्रोटॉन कितना, Z माइनस 2, सॉरी, तो कितना हो जाएगा, Z माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताओ ये -2 + 2 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, A माइनस 2
2z। यहाँ पे भी वही आया, तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन एक्सेस आया वो भी a माइनस 2z आया, यहाँ पे भी जो न्यूट्रॉन एक्सेस आया y में, ठीक है, वो भी सेम आया। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोडाइफर। तो सीधी सी बात है यार कि अगर पेरेंट न्यूक्लियस से एक अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, ठीक है, तो जो आपका डॉटर न्यूक्लियस बनेगा और जो पेरेंट न्यूक्लियस था वो आपस में क्या होंगे, उनको हम लोग कहेंगे वो आपस में आइसोडाइफर्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलेंगे आइसोडाइफर। समझ में आई बात? चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अब इसके स्टेबिलिटी की बात करते हैं। आखिर स्टेबिलिटी अल्फा पार्टिकल के निकलने से क्यों गेन होती है, ठीक है, जरा समझिए। ये हमने रिएक्शन लिखा रहने दिया, देखिए क्यों स्टेबल होता है इसको समझिएगा। जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होती है काफी ज्यादा होता है, 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, कितना होता है, 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अब मुझे बताओ, अगर अल्फा पार्टिकल ने, सोचिएगा ध्यान से, स्टेबिलिटी कब गेन होती है, जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ता है कि नहीं, जब भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ता है स्टेबिलिटी गेन होती है। तो आप देखो इसमें होता क्या है, अल्फा पार्टिकल निकलने से जो डॉटर न्यूक्लियस बनता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पेरेंट न्यूक्लियस से ज्यादा हो जाएगी। कैसे, चलो देखो, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितनी होती है मेरे प्यारे दोस्तों, ये होती है 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी, 28 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये जो बनेगा इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या इससे 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा हो जाएगी? कहोगे सर कम हो जानी चाहिए, नहीं ज्यादा होगी ना। याद करिए, एक सवाल मैंने कराया था आप लोग को, याद तो होगा ही, कि किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी 100 मेगा इलेक्ट्रॉन, वो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और रिलीज करता है। बताओ जो नया न्यूक्लियस बना है उसका जो कि बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा? तो उसका आंसर ऐड हुआ था 110। याद करिएगा, पूरी बात हमने बाइंडिंग एनर्जी की बताई थी, ठीक है, न्यूक्लियॉन से न्यूक्लियस बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज व्हाट, 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब हेंस आफ्टर इमिशन, ठीक, ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस इंक्रीजेस। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस क्या होता है, इंक्रीज करता है। अब जरा सोचो, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ा डॉटर न्यूक्लियस का और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो कम हो गए ना, तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कम हो गए। इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा, ठीक है। एंड हेंस व्हाट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इंक्रीजेस, ठीक, क्लियर। इसलिए क्या हो जाता है, मोर स्टेबल। तो जो डॉटर न्यूक्लियस हो जाता है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। जो डॉटर न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, ज्यादा मेरे भाई स्टेबल हो जाता है। चलो थोड़ा सा इसके, ठीक, मास डिफेक्ट कितना होता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी अल्फा पार्टिकल कितना मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा इसके मैथमेटिकल पार्ट को हम लोग देखते हैं, ओके। तो देखो, ये जो एनर्जी क्यों यहाँ निकली है, क्या ये एनर्जी वाई और अल्फा पार्टिकल के द्वारा शेयर की जाती है कि नहीं, ये सब मैंने बताया था आप लोग को। याद करिए कि जो एनर्जी निकलती है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है मेरे भाई, ठीक है, तो वो जो आपके जो फाइनल एलिमेंट्स बन रहे हैं, ठीक, जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बन रहे हैं, वो उनको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाती है। तो कुछ उनके बीच में वो शेयरिंग हो जाती है। और कितना शेयर होगा ये सब जानेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ यहाँ पे लागू होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ यहाँ पे लागू होता है। ये सब लॉज हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप जरा समझिएगा। तो जो इस प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मास डिफेक्ट कितना आता है। इस मास डिफेक्ट ही, ये जो मास डिफेक्ट आता है वही क्या होता है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसका ये सोर्स होता है, ठीक है। तो ये जो आपका मास डिफेक्ट होगा वही आइंस्टाइन के जो मास एनर्जी इक्वेशन है, ठीक, E बराबर mc², उसके हिसाब से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलिए, एनर्जी Q में कन्वर्ट हो, जिसको हम लोग Q वैल्यू कहते हैं। तो जरा देखिए मास डिफेक्ट डेल्टा m किसके बराबर होगा, ठीक है। तो मास ऑफ दिस x माइनस मास ऑफ y माइनस मास ऑफ, ठीक है, दिस अल्फा, ऐसा कुछ होगा भाई। ये प्रोडक्ट का मास, सॉरी रिएक्टेंट का मास, या जो इनिशियल न्यूक्लियस का मास माइनस फाइनल न्यूक्लियस का मास। यहाँ पे जो स्मॉल m है
ये हमारा क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस, समझिएगा, दिस इज मास ऑफ न्यूक्लियस। और मैं कैपिटल एम को कह दे रहा हूँ दिस इज मास ऑफ न्यूट्रल एटम, समझिएगा, ये क्या है, मास ऑफ न्यूट्रल एटम, मतलब जब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होते हैं तब। न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के बाद बनता है, तो जब पूरा एटम न्यूट्रल एटम था उसका मास मैंने कैपिटल एम दे दिया। अब मैं चाहता हूँ, ये तो मास डिफेक्ट तो ये हमको पता ही होगा ये, अब हम चाहते हैं मास डिफेक्ट निकालना इन टर्म्स ऑफ, सुनिएगा ध्यान से, अब हम लोग चाहते हैं मास डिफेक्ट निकालना किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रल एटम, ठीक है। तो स्मॉल एम और कैपिटल एम को समझिएगा जो हमने डिफाइन किया है। एक बात बताओ, जो मास ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, मास ऑफ द एटम माइनस उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है। ए भाई एटम जो है पूरा हमारा, उस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो न्यूक्लियस बन जाएगा। तो इस मास ऑफ न्यूक्लियस एक्स बराबर क्या होगा बताइए, दिस इज मास ऑफ कैपिटल एम एक्स, मतलब मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम, ठीक है, माइनस इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जेड इलेक्ट्रॉन है तो जेड टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा बताइए, मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ वाई कितना होगा बताइए, मास ऑफ वाई, वाई जो एटम है उसका मास माइनस उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है देखो, जेड माइनस 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, मास ऑफ अल्फा ये क्या होगा, मास ऑफ अल्फा माइनस, बोलिए क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मास 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, तो कितना आएगा देखो जरा, एम एक्स माइनस जेड टाइम्स एम ई माइनस एम वाई माइनस माइनस प्लस जेड एम ई, ठीक है, माइनस 2 एम ई माइनस एम अल्फा, और ये प्लस 2 एम ई, देखो प्लस 2 एम ई माइनस 2 एम ई जेड एम ई, ये खत्म। तो यहाँ पे जो डेल्टा एम आया ये आया एम एक्स माइनस एम वाई, ओके, माइनस एम अल्फा। अरे ये तो वही आ गया देखो, तो दिख रहा है वही है, लेकिन हर बार जरूरी नहीं कि वैसा ही। मैं कुछ एग्जांपल बीटा के लूँगा तो आप देखोगे कि जो न्यूक्लियस के मास का डिफरेंस है और जो एटम का मास का डिफरेंस सेम नहीं आ गया। इस केस में चाहे आप न्यूक्लियस के मास का डिफरेंस निकालो या एटम के मास का डिफरेंस निकालो, मास डिफेक्ट दोनों में सेम आएगा, अंतर नहीं आएगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ जो रिलीज्ड एनर्जी होगी इस केस में, रिलीज्ड एनर्जी Q किसके बराबर होगा, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, मतलब एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम अल्फा इंटू सी स्क्वायर, या इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर ये सब एम यू में हो तो एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम अल्फा, ये अगर ये एम यू में हो इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। बात समझ में आई सबको, इस तरीके से हम लोग जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एनर्जी Q हमारी रिलीज हुई थी, ठीक है, इस प्रोसेस में, तो वो एनर्जी कहाँ जाती है, इस Y और इस अल्फा पार्टिकल को, इस Y और इस अल्फा पार्टिकल को किस फॉर्म में मिलती है बताइए, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। ये बात बताई थी मैंने। तो जो रिलीज्ड एनर्जी Q है, समझिएगा, रिलीज्ड एनर्जी जो Q है इज शेयर्ड बाय डॉटर न्यूक्लियस Y एंड अल्फा इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इनको ये में मिल जाती है, ठीक है। अब देखते हैं कितनी काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल को मिला, कितनी काइनेटिक एनर्जी इस डॉटर न्यूक्लियस वाई को मिला, ये दोनों चीज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये जो हमारा एक्स था ये टूटा किस में, वाई में, और ये अल्फा में टूटा और एनर्जी निकली, ठीक। तो ये जो शुरुआत में रेस्ट में था तो इसका जो मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा, ठीक। इसका मोमेंटम मैं कह दूँ पी वाई, इसका मोमेंटम क्या कह दूँ पी अल्फा, इसकी काइनेटिक एनर्जी के वाई, इसकी काइनेटिक एनर्जी के अल्फा। तो अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करूँ, तो अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करूँ तो इसका मोमेंटम 0 है, तो इसका इस कॉम्बिनेशन का मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब इसका एक का लेफ्ट होगा मोमेंटम, दूसरे का राइट, तो इसका मतलब इन दोनों का मोमेंटम इक्वल और ऑपोजिट होना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि पी वाई बराबर व्हाट, पी अल्फा। तो पी वाई किसके बराबर होगा, मास ऑफ व्हाट, वाई
मास ऑफ वाई न्यूक्लियस इंटू वी वाई बराबर मास ऑफ अल्फा इंटू वी अल्फा। तो क्या मैं यहाँ से वी वाई जो है एम अल्फा अपॉन एम वाई इंटू वी अल्फा ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। ऑल्सो दिस जो भी एनर्जी निकली यहाँ पे Q, ये इसके और इसके द्वारा शेयर कर ली गई, मतलब इस एनर्जी का कुछ पार्ट इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म मिला, कुछ पार्ट इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिला। तो आप क्या कह सकते हो कि K अल्फा या के वाई प्लस के अल्फा बराबर क्या होना चाहिए, Q होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। के वाई क्या ये हाफ एम वाई इंटू वी वाई का स्क्वायर होगा, ये हाफ एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर बराबर क्या ये Q होगा, बिल्कुल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, कितना आएगा, हाफ एम वाई, वी वाई की वैल्यू अपने को पता है कितनी है, देखो ये हो जाएगा एम अल्फा स्क्वायर अपॉन एम वाई स्क्वायर इंटू वी अल्फा स्क्वायर, ये रख दिया। अच्छा, प्लस हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू Q, ऐसा कह सकते हैं एम वाई से एम वाई जाएगा, ठीक है, एम वाई से एम वाई जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर में कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा 1 सेकेंड टर्म से, और बताओ यहाँ से क्या बचेगा, एक एम अल्फा बचेगा, एक एम वाई बचेगा, तो एम अल्फा अपॉन एम वाई ऐसा बचेगा बराबर Q। जरा समझिए इस चीज को, ये हमारा के अल्फा है बराबर ये क्या हो जाएगा एम वाई प्लस एम अल्फा अपॉन व्हाट एम वाई, ठीक है, इंटू Q। ओह मिस्टेक कर दिया क्या, हाँ ठीक है ऐसा आ गया, सॉरी, ये इंटू इज इक्वल टू Q ऐसा आएगा, दिस के अल्फा इंटू ये आएगा, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ से जो के अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना आ गई, ये आ गई एम वाई अपॉन एम वाई प्लस एम अल्फा, ठीक है, इंटू Q। तो इतनी एनर्जी किसको मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, इतनी काइनेटिक एनर्जी, Q का इतना हिस्सा अल्फा को काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाएगा। समझ में आई बात, अच्छा बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ के वाई जो होगा, जो के वाई होगा, क्या ये Q माइनस के अल्फा होगा, बिल्कुल। तो Q माइनस के अल्फा देखो कितना भाई, ये है एम वाई अपॉन एम वाई प्लस एम अल्फा इंटू Q, यानी जो के वाई आ गया, जो काइनेटिक एनर्जी इसको मिली मेरे भाई, ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी इसको मिली कितनी आ गई बताइए, ये आ जाएगा कितना, एम वाई से एम वाई जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा एम अल्फा अपॉन एम वाई प्लस एम अल्फा इंटू वॉट Q, ये इतना मिला। समझ में आई बात, चलो बहुत बढ़िया। अब जरा वैल्यूज भी रख लेते हैं, ठीक है, अब थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज भी रख लेते हैं। अगर ये सारी वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करूं, देखो एम अल्फा एम वाई जो होगा, क्या ये a-4 के बराबर होगा, a-4 mu होगा, एम अल्फा किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। तो बताओ के अल्फा किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा कितना बोलो, एम अल्फा की जगह, सॉरी के अल्फा एम वाई ना, एम वाई कितना है a-4 अपॉन एम वाई प्लस एम अल्फा, दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा a इंटू Q के अल्फा, और के वाई कितना होगा बोलो, यहाँ पे रखो आप, तो यहाँ पे रखोगे तो कितना आ जाएगा, एम अल्फा की जगह 4 अपॉन a इंटू Q, दोनों को जोड़ोगे Q आना चाहिए, जोड़ के देख लो, ठीक है, 4 कट जाएगा, ठीक, a कट जाएगा, क्या आ जाएगा Q आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब जरा देखते हैं, इनका कंपैरिजन करते हैं कि किसको काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिली, ठीक है। हालांकि हमने पहले भी प्रूफ कर रखा है कि जो हल्का पार्टिकल होता है हमेशा ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लेके भागता है, ये बात हमने की थी। यहाँ से भी इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं, आप देखो तो देखो मोस्टली होता क्या है, अल्फा कौन निकालता है, जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। तो जो मोस्टली हमारा, ठीक है, जो अल्फा एमिशन है, अल्फा एमिशन जो होता है मोस्टली ऑब्जर्व
ठीक, इन A ग्रेटर देन 210, ठीक है, मतलब जिनका मास नंबर 210 से ज्यादा होता है, ठीक है, उसमें अल्फा जो कि निकलता है। तो अब जरा देखो A की वैल्यू 210 है, तो 210 माइनस 4 206, ठीक है, और ये 4, तो इसकी तुलना में ये चीज क्या है, बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं के अल्फा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन व्हाट, के वाई। मतलब जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसका मैक्सिमम जो पार्ट है वो कौन ले जाता है बताइए, उसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो अल्फा ले जाता है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड, मोस्ट ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा बात, क्या बोलेंगे कि जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है उसका मैक्सिमम पार्ट अल्फा पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाता है। तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो सिंपल सी बात है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल सी बात है, जो भी एनर्जी रिलीज हुई है उसका मैक्सिमम पार्ट 99%, 95% कौन ले जाता है, अल्फा पार्टिकल ले जाता है, और बहुत कम अमाउंट क्या होता है, ये जो आपका हैवी न्यूक्लियस जो बना है हमारा, ये उसको मिलता है। आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर मान लो तुलना करना हो तो आप कह सकते हो कि जो भी एनर्जी रिलीज हुई सब का सब किसको मिल गया, अल्फा पार्टिकल को मिल गया, ठीक है। चलो बीटा डीके, there are 3 beta decay processes are observed। लिख दिया एक लाइन, 3 तरीके से बीटा का एमिशन मेरे भाई होता है, ठीक है। कितने तरीके से, 3 तरीके से बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है। क्या वो तरीका है, एक है हमारा नेगेटिव बीटा डीके, दूसरा होता है पॉजिटिव बीटा डीके, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर या के कैप्चर या रिवर्स बीटा डीके कहते हैं। तो इन तीनों को हमको बारी बारी से समझना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, नेगेटिव बीटा डीके, या इसको हम लोग कहते हैं बीटा माइनस डीके, बीटा माइनस भी कह लेते हैं, या -1E0 ऐसे भी लिखते हैं ना, ऐसे लिखा हो इसका मतलब भी नेगेटिव बीटा होता है, ठीक है। तो नेगेटिव बीटा डीके, चलो देखते हैं नेगेटिव बीटा डीके कब होता है, कैसे स्टेबिलिटी गेन होता है, इसमें ये तमाम बातें हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव बीटा डीके कहाँ पे होता है और कैसे स्टेबिलिटी आती है, इसको समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मेरे भाई। ऐसे न्यूक्लियाई हैं जिनमें N/P रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें N/P रेशियो ज़्यादा होता है, वो क्या करते हैं, उनकी कोशिश होती है स्टेबिलिटी गेन करने की, और स्टेबिलिटी कैसे गेन होगी, जब वो N/P रेशियो को क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस में वो क्या होता है, ठीक है, न्यूक्लियर इंटरेक्शंस के द्वारा, ठीक है, न्यूक्लियस का अंदर का एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट करता है, नेगेटिव बीटा पार्टिकल क्या करता है, एमिट करता है। तो चलो ये बातें मैं लिख देता हूँ, उसके बाद डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। When in a nucleus, ठीक है, when in a nucleus N/P ratio is high, N/P ratio is high, it tries to reduce it in order to get stability। स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए वो क्या करता है, इसको कम करने की कोशिश करता है। इसके लिए क्या होता है उसके अंदर, फॉर दिस, इसके लिए क्या होता है, अ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटॉन, एंड अ पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो भी समझेंगे इसके बाद, इज एमिटेड, ठीक है। क्या लिखा है, ये पहले बताइए कैसे न्यूक्लियाई इसको, ठीक है, एमिट करते हैं, कैसे न्यूक्लियाई, सुनिएगा कैसे न्यूक्लियाई इसको एमिट करते हैं।
जिनका n/p रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है, वो उसको क्या करते हैं, एमिट करते हैं। ठीक, वो उनका भाई देखो कोई भी अगर एमिशन हो रहा है तो क्यों होता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ठीक है, तो जिन न्यूक्लियाई में n/p रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है वो चाहते हैं स्टेबिलिटी गेन करना। स्टेबिलिटी कैसे गेन कर सकते हैं, जब वो अपना n/p रेशियो कम करेंगे, है ना। और इसके लिए क्या होता है, n/p रेशियो को कम करने की कोशिश में न्यूक्लियस के अंदर का एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदल जाता है, और इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में एक पार्टिकल, एक नया पार्टिकल जिसको हम लोग कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो, वो भी बाहर निकलता है। कैसे, अभी इस बात को थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे। तो देखो क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर का एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है, एक प्रोटॉन में। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर का एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल निकलता है, और साथ ही साथ ये हमारा एंटी न्यूट्रिनो। तो न्यू बार, क्या लिखा है ये, न्यू बार। तो न्यू बार क्या कहलाता है, एंटी न्यूट्रिनो मेरे भाई कहलाता है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अगर एक्स वाई के टर्म में इसको लिखना चाहें तो एक्स जेड ए क्या निकलना है, बीटा पार्टिकल निकलना। जरा सोचो क्या होगा जो वाई न्यूक्लियस हमारा बना, प्लस क्या बनेगा बताइए, -1E0। ठीक, और प्लस हमारा ये एंटी न्यूट्रिनो, और प्लस ये ऑब्वियसली जो क्यू मतलब एनर्जी, स्टेबिलिटी गेन हो रहा है, एनर्जी निकलेगी, ऐसा कुछ होगा। अब जानते हैं कि जो वाई है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, जरा सोचने की कोशिश करना। क्या हुआ है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है, मतलब जो हमारा डॉटर न्यूक्लियस होगा उसमें एक प्रोटॉन बढ़ गया, एक प्रोटॉन बढ़ गया और एक न्यूट्रॉन कम हो गया। नहीं आया समझ में, समझने की कोशिश करो भाई। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, ठीक है, जो एक्स था उसका एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बदल गया और मिल गया अपने को वाई। तो इसका मतलब एक प्रोटॉन बढ़ गया ना वाई में। ठीक है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, एक बढ़ जाएगा। ठीक, अब न्यूट्रॉन एक कम हो गया तो इसका मतलब जो मास नंबर एक कम हो जाना चाहिए, नहीं, गड़बड़ नहीं करना। नहीं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो वही रहना, ए कोई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थोड़ी है। ए क्या है भाई, ए क्या है, ए जो है वो क्या है, वो है मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो आपस में इंटरचेंज ही तो हुए हैं, मास नंबर तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन थोड़ी कम हो गया भाई। एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियॉन है, प्रोटॉन भी न्यूक्लियॉन है, तो एक न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन में कोई फर्क थोड़ी पड़ा। सोच के देखिए, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, वो अभी भी उतने जितना पहले थे। इसका मतलब ये क्या होगा, अभी भी ए रहेगा, अभी भी क्या रहेगा, ए रहेगा। ये बात समझ में आ गई होगी कहीं सबको। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल अगर हम लोग देखें, जैसे आप मान लो आप इसको एक सिंपल से एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे 6 कार्बन 14 है, 6 कार्बन 14, ये एक बीटा पार्टिकल एमिट किया, बीटा नेगेटिव पार्टिकल एमिट किया, एंटी न्यूट्रिनो हो गया, प्लस एनर्जी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या बनेगा, एक बढ़ जाएगा 7 नाइट्रोजन 14, स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो डॉटर न्यूक्लियस है, जो मास नंबर है, या जो पहले एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियस increases by 1 while mass number remains the same। मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात आपको समझनी है, याद भी रखनी है, समझ जाओगे तो याद करने में कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसा कुछ होता है। अब चलो समझते हैं एनर्जी। अब देखो जो एनर्जी यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, जो एनर्जी मेरे भाई यहाँ पे रिलीज हुई है, जो एनर्जी रिलीज हुई है Q, अब ये किसको किसको मिलेगी बताइए, इस Y को मिलेगी, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, और इस क्या होगा बताइए, इस एंटी न्यूट्रिनो को मिलेगी। एंटी न्यूट्रिनो के बारे में थोड़ी बात चर्चा करेंगे, अभी एंटी न्यूट्रिनो के बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे। तो ये जो एनर्जी है इसको, इसको और इसको मिलेगी। ठीक है, ये इन तीनों को मिलेगी। अब जरा सोचो, वाई तो भारी है, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है। ठीक है, ये अगर 1 किलो का है तो ये 0.1 ग्राम का होगा, है कि नहीं। तो आपने देखा था जितना हल्का पार्ट उसको उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो आप कह सकते हो कि जो कुल एनर्जी है, अगर मैं कह दूँ कुल एनर्जी क्यों निकली, तो ये कुल एनर्जी 2 पार्ट में बटेगी। हालांकि 3 बटेगी, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। किसको मिलेगी, इस बीटा माइनस को मिलेगा, और क्या मिलेगा, इस एंटी न्यूट्रिनो को मिलेगा, इन दोनों को मिलेगा, है कि नहीं, बीटा नेगेटिव को और
एंटी न्यूट्रिनो को मेरे भाई मिलेगा। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा होगा। ठीक, अब जरा सोचो, इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे भाई कुछ ऐसा नहीं कि इसको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, जो एनर्जी होता है, ठीक है, एनर्जी जो होता है, एनर्जी इज रैंडमली, एनर्जी इज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, एनर्जी इज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बीटा माइनस एंड एंटी न्यूट्रिनो। कभी इसको ज़्यादा मिल गया, कभी इसको कम मिल गया, कभी इसको ज़्यादा, कभी इसको कम मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बीटा निगेटिव पार्टिकल है, जो बीटा पार्टिकल मेरे भाई, उसकी काइनेटिक एनर्जी हर बार कांस्टेंट नहीं होगी, कभी ज़्यादा कभी कम। अगर कभी इसको ज़्यादा मिला तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, इसको अगर कम मिला तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो इससे क्या पता चलेगा कि जिस स्पीड से उसी एनर्जी को लेके तो वो बाहर निकलता है, तो जिस स्पीड से बाहर निकलेगा वो स्पीड भी कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है, वो भी लगातार क्या करेगी, वेरी करेगी। तो इससे ये पता चला कि इसका मतलब जो स्पीड, ठीक है, ऑफ बीटा पार्टिकल, स्पीड ऑफ बीटा पार्टिकल इज, ठीक है, नॉट कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट नहीं होगी ये। ठीक है, जब कांस्टेंट नहीं होगी तो कभी ज्यादा कभी कम, किस पर डिपेंड करता है? जब इसको ज्यादा एनर्जी तो इसको कम, स्पीड कम, इसको कम एनर्जी, इसको ज्यादा एनर्जी तो स्पीड इसकी ज्यादा हो जाएगी। स्पीड ऑफ बीटा पार्टिकल नॉट कांस्टेंट। ठीक है, इट वेरीज फ्रॉम 1% टू 99% ऑफ सी। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट। सी का क्या मतलब? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब कहोगे सर ये जो बड़ा सब कुछ तो हम लोग को समझ में आ गया, ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है एंटी न्यूट्रिनो। तो अभी आपके लेवल पे एंटी न्यूट्रिनो के बारे में बस इतना ही जानना है। ठीक है, कि फोटॉन जैसा कोई पार्टिकल है ये, फोटॉन की जो जो प्रॉपर्टी होती है लगभग सब इसकी प्रॉपर्टी, फोटॉन जैसा कोई पार्टिकल एनर्जी लेकर निकलता है, मोमेंटम लेकर निकलता है, एंगुलर मोमेंटम लेकर निकलता है। बात समझ में आया? रेस्ट मास इसका 0 होता है, चार्जलेस होता है। ये तमाम बातें जो फोटॉन की थी वो यहाँ पे हो गई। इस अगर ये एंटी न्यूट्रिनो नहीं निकलता, ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं हो पाता। ठीक है, तो आप बस इतना याद रखना कि जो एंटी न्यूट्रिनो है, ठीक है, इट कंजर्व्स व्हाट? मोमेंटम एंड एनर्जी। ठीक है, तो इसको कंजर्व करने के लिए निकलता भी, हालांकि बहुत सारी चीजें इसमें हैं, लेकिन फिलहाल अभी आपको इतना ही समझना हम इस लेवल पे। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्व करने के लिए, मोमेंटम कंजर्व करने के लिए ये जो हमारा एंटी न्यूट्रिनो है वो बाहर निकलता है। बात समझ में आया? तो एक हमने बता दिया आपको नेगेटिव बीटा डीके। इसी तरीके से क्या है दूसरा? पॉजिटिव बीटा डीके। ठीक है, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन डीके भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, कैसे इंडिकेट करते हैं? बीटा पॉजिटिव R+1E 0 से इसको अपन लोग इंडिकेट करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव बीटा डीके में ये कौन से न्यूक्लियस को शो करते हैं? ठीक नेगेटिव बीटा डीके का उल्टा। ठीक है, जब किसी न्यूक्लियस में N/P रेशियो क्या होता है? कम होता है। जब किसी न्यूक्लियस में N/P रेशियो मेरे भाई कम होता है, ठीक है, तो वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा N/P रेशियो को बढ़ाना। क्यों? ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर ले। ठीक है, वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने N/P रेशियो को बढ़ाने की कोशिश करता है। बात समझ में आया? और इसके लिए न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रोसेस होता है? इसके लिए न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर का एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक उसका उल्टा, जो बीटा नेगेटिव डीके में हुआ था, ठीक उसका उल्टा। एक बार फिर सुनिए, क्या बोला कि जब किसी न्यूक्लियस में N/P रेशियो कम होता है तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो अपने N/P रेशियो को बढ़ाना चाहता है। इसके लिए जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोसेस होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर का एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में बदल जाता है, बीटा पॉजिटिव पार्टिकल निकलता है, और इसके साथ ही साथ उस मोमेंटम और एनर्जी को कंजर्व करने के लिए न्यूट्रिनो यहाँ पे निकलता है। क्या निकलता है? न्यूट्रिनो निकलता है। वहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो निकला था, यहाँ पे न्यूट्रिनो निकला है। ठीक है, ओके, गुड। तो Z से पेरेंट एटम, पेरेंट न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमारा Y बना, ठीक है, पॉजिट्रॉन निकला, ये हमारा न्यूट्रिनो, और ये एनर्जी Q निकल गई। बात समझ में आया? ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, 12 मैग्नीशियम 23, ठीक है, एक बीटा पॉजिटिव निकला तो 11 सोडियम 23 बना। ठीक है, और ये इस तरीके की बातें हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हो
कि जो एटॉमिक नंबर है वो एक कम हो जाएगा, वहाँ पे एक बढ़ता है तो यहाँ पे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन हो रहा है, मतलब जो डॉटर न्यूक्लियस उसमें एक प्रोटॉन कम हो गया। न्यूक्लियॉन तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उतने ही रहे, उसमें कोई अंतर नहीं, कोई बाहर से नहीं आया, ठीक है ना, या कोई छोड़ के बाहर नहीं गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे भाई, ठीक है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक बढ़ जाएगा, लेकिन न्यूक्लियॉन उतना ही रहेगा, लेकिन प्रोटॉन एक घट जाएगा। तो जो आपका डॉटर न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर एक कम हो जाएगा। तो वही लिखा है हमने, एटॉमिक नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियस डिक्रीजेस बाय 1 व्हाइल मास नंबर रिमेन्स दी सेम। ऐसा कुछ मेरे भाई हो गया। बात समझ में आया सबको? अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा जैसे इलेक्ट्रॉन था पिछली बार और यहाँ पे जो पॉजिट्रॉन था, समझिएगा, जो इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे जो पॉजिट्रॉन है, ठीक है, या जैसे हम लोग निगेटिव बीटा डीके की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन मेरे भाई वो जो न्यूक्लियस के बाहर जो चक्कर काटते वो वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉन है भले ही सारे गुणधर्म उसके मिलते हैं वो अलग बात है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं, इस बात को समझिएगा, न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना कि वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्जन के द्वारा वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, ठीक है। तो चलो कुछ बातें और कर लेते हैं, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं अभी न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो के बारे में बात कर ली, ठीक है। एक जगह एंटी न्यूट्रिनो निकला, एक जगह न्यूट्रिनो, तो हमेशा इसको ऐसे याद रखना, जहाँ पे न्यूट्रॉन बनेगा, देखो प्रोटॉन का न्यूट्रॉन नहीं बना तो न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन बना तो न्यूट्रिनो, तो उसके उल्टा अगर प्रोटॉन बनेगा तो एंटी न्यूट्रिनो, तो ऐसे आप याद रख सकते हो ना, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बना तो न्यूट्रिनो निकला, न्यूट्रॉन बना तो न्यूट्रिनो निकला, ठीक है। तो न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो ऐसे मतलब याद करने का एक तरीका आप सोच सकते हो, ठीक। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो के बारे में, थोड़ा सा क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कुछ बातें इसमें हम लोग समझ लेते हैं। जैसे इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, जो मैं बोल रहा था, इस पे ऊपर क्या होता है, जीरो चार्ज होता है, ठीक। ये क्या है, एनर्जी पार्टिकल है, फोटॉन जैसा, लाइक फोटॉन, ठीक है, एनर्जी पार्टिकल लाइक फोटॉन। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं इसका रेस्ट मास क्या होता है, जीरो होता है, जैसे फोटॉन का मास होता है, रेस्ट मास इज जीरो लाइक फोटॉन, ठीक है। क्या करता है, कैरीज मोमेंटम लाइक फोटॉन। तो जो भी फोटॉन की प्रॉपर्टी थी वो सब के सब इस न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के कार्य भी के साथ भी वही सब होता है, ठीक है। तो ये दूसरा हमारा हो गया क्या, पॉजिटिव बीटा डीके। और तीसरा जो हमारा है, जो तीसरा हमारा है वो है हमारा के कैप्चर या इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है, के कैप्चर या इलेक्ट्रॉन कैप्चर या रिवर्स बीटा डीके प्रोसेस। चलिए देखिए क्या होता है। तीसरा जो तरीका है बीटा निकलने का, बीटा डीके का, देखिए तो है के कैप्चर। तीसरा जो है के कैप्चर कहते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर, या इसका तीसरा नाम है रिवर्स बीटा डीके प्रोसेस, ठीक है। क्या, रिवर्स बीटा डीके प्रोसेस। मार्कर बदल देते हैं, जस्ट अ मोमेंट। देखो रिवर्स बीटा डीके जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले ये कैसे न्यूक्लियाई हम लोग शो कर, मतलब कैसे न्यूक्लियस इसमें शो करते हैं। कैप्चर का मतलब समझते हो ना, पकड़ना। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है। जो न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन रिच जो न्यूक्लियस होता है, इट इज फाउंड इन सम प्रोटॉन रिच न्यूक्लियाई, ठीक है। तो पहले क्या बोला, इट इज फाउंड, इट इज ऑब्जर्व्ड इन, ठीक है, फ्यू प्रोटॉन रिच न्यूक्लियाई, प्रोटॉन रिच न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो प्रोटॉन रिच न्यूक्लियस होता है, इट कैप्चर्स एन इलेक्ट्रॉन, इट कैप्चर्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के शेल। के शेल का मतलब n बराबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला, ठीक है, n बराबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये क्या करता है, जो प्रोटॉन रिच है, क्या होता है, प्रोटॉन रिच है। तो प्रोटॉन रिच है,
तो एक इलेक्ट्रॉन को जो जस्ट उसके बाद शेल वाला जो है मतलब के शेल KLMN आपने पढ़ा है, तो n बराबर 1 के एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा। और कैप्चर करने के बाद क्या होता है पता है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को क्या किया, कैप्चर कर लिया, और कैप्चर करने के बाद जो प्रोटॉन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बताइए, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। तो प्रोटॉन जो कि न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, और जब भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा मेरे भाई, न्यूट्रिनो निकलेगा। तो वही सब प्रोसेस है, ठीक है। तो क्या कहोगे, इट इज ऑब्जर्व्ड इन फ्यू प्रोटॉन रिच न्यूक्लियाई, ठीक है। द प्रोटॉन रिच न्यूक्लियस कैप्चर्स, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के शेल, ठीक है, फ्रॉम के शेल। द प्रोटॉन combines with electron and converts itself into a neutron, अपने को ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर लेता है, एंड अ न्यूट्रिनो, एक न्यूट्रिनो क्या होता है, एक न्यूट्रिनो जो होता है इज एमिटेड, एक न्यूट्रिनो क्या होता है, एमिट होता है। बात समझ में आई? चलिए बहुत बढ़िया। तो एक न्यूट्रिनो यहाँ पे एमिट होता है। चलो इस रिएक्शन को हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। तो जो प्रोटॉन है इसने क्या किया, -1 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, क्या बन गया, न्यूट्रॉन बन गया, और ये एक न्यूट्रिनो यहाँ पे मेरे भाई एमिट हुआ, ठीक है। चलो लिखते हैं इक्वेशन इसका, XZA + -1 is 0, क्या होगा बताइए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तो क्या प्रोटॉन की संख्या एक कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा बताइए, YZ-1, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और प्लस ये हमारा एंटी न्यूट्रिनो, कुछ इस तरीके से हमारा इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें तो 4 बेरिलियम 7 -1 is 0, ठीक है, इक्वल्स व्हाट बताइए, ये हो जाएगा हमारा एक कम होगा तो 3 लिथियम 7 स्टेबल न्यूक्लियस प्लस ये हमारा क्या बन जाएगा, न्यूट्रिनो मेरे भाई बन जाएगा। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब थोड़ा सा एक बार फिर से हम लोग जो N/P वाला जो स्टेबिलिटी बेल्ट था वहाँ पे देखते हैं कि कहाँ के न्यूक्लियाई पॉजिटिव बीटा डीके करेंगे, कहाँ के न्यूक्लियाई नेगेटिव बीटा डीके करेंगे। तो एक बार फिर से अगर देख लेते हैं उसको हम लोग, ये हो गया न्यूट्रॉन, ये हो गया प्रोटॉन, 45 डिग्री वाली लाइन, ये स्टेबिलिटी बेल्ट, याद होगा सबको। इस साइड N/P रेशियो कम, इस साइड N/P रेशियो ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्या था हमारा स्टेबिलिटी बेल्ट। तो कोई भी न्यूक्लियस अगर टूटेगा, रेडिएशन करेगा, तो उससे क्या होता है, उससे हर बार स्टेबिलिटी गेन होती है, और जब भी स्टेबिलिटी गेन होगी तो दैट डॉटर न्यूक्लियस विल फॉल इनटू दिस बेल्ट, ठीक है, स्टेबिलिटी बेल्ट ही हो गया। समझ में आ गई बात? चलो भाई, बात बढ़िया। तो इधर N/P रेशियो कम होता है, इधर N/P रेशियो ज़्यादा, क्योंकि इधर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा, प्रोटॉन कम, N/P रेशियो हाई, इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम, N/P रेशियो कम। तो जो नेगेटिव बीटा डीके होता था, सुनो ध्यान से, जो नेगेटिव बीटा डीके होता तो उसमें N/P रेशियो बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पे N/P रेशियो कम करके स्टेबिलिटी बेल्ट में लाया जाता था। तो इसका मतलब किधर वाले न्यूक्लियाई का N/P रेशियो ज़्यादा है, तक फिर वो कम करते हैं और स्टेबिलिटी बेल्ट में गिरते हैं। तो इधर वाला, तो इधर के जो न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, नेगेटिव बीटा डीके करेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव बीटा डीके करके किसमें भागेंगे बताइए, इस स्टेबिलिटी बेल्ट में भागेंगे, ठीक है। तो ये मूव टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, मूव टुवर्ड्स व्हाट, स्टेबिलिटी। पॉजिटिव बीटा डीके में क्या होगा, हाँ, पॉजिटिव बीटा डीके में N/P रेशियो क्या था, कम था, तो बढ़ाना चाह रहे थे। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव बीटा डीके वाले जो न्यूक्लियाई होंगे इधर होंगे, हैवी न्यूक्लियाई नहीं होंगे, लाइटर न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, बीटा पॉजिटिव डीके करेंगे, और ऐसे जब भागेंगे, इसमें जब गिरेंगे तो किधर भागेंगे, मूव टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जो
बेल्ट के राइट साइड अल्फा और बीटा पॉजिटिव डीके होता है, और बेल्ट के लेफ्ट साइड कौन सा डीके होता है बताइए? हाँ, कौन सा? बीटा नेगेटिव डीके। और क्या? ठीक है। अब देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट बात देखते हैं। देखो मैंने जैसे कहा था, जब अल्फा पार्टिकल में पढ़ा रहा था आपको, अल्फा डीके पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था आपसे कि कोई जरूरी नहीं है कि जो मास डिफेक्ट है, मतलब न्यूक्लियाई के मास का डिफरेंस वो न्यूट्रल एटम के मास के डिफरेंस के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेगेटिव बीटा डीके में मास डिफेक्ट निकालेंगे हम लोग, पॉजिटिव बीटा डीके में मास डिफेक्ट निकालेंगे, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर में भी हम लोग बीटा डीके मास डिफेक्ट निकालने वाले हैं। ठीक है, तो देखो देखिए, तो मास डिफेक्ट इन बीटा डीके। ठीक है, क्या? मास डिफेक्ट इन बीटा डीके। तो बीटा डीके में क्या मास डिफेक्ट होता है उसको चलो देखते हैं। ठीक तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे नेगेटिव बीटा डीके। ठीक है, नेगेटिव बीटा डीके। तो नेगेटिव बीटा डीके का इक्वेशन क्या था, याद करिए। जेड एक्स ए गोज टू व्हाट? वाई जेड प्लस 1 ए प्लस माइनस 1 ई 0 प्लस ये न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो सॉरी, और एंटी न्यूट्रिनो का मास नेग्लेजिबल है, वो लगभग क्या है? 0। रेस्ट मास मैंने क्या बताया था उसका? 0 है। ठीक है, चलो डेल्टा एम देखते हैं क्या आएगा। डेल्टा एम जरा सोचो। ठीक है, स्मॉल एम फिर से याद रखिएगा, स्मॉल एम किसको रिप्रेजेंट करेगा? न्यूक्लियस के मास को, और कैपिटल एम न्यूट्रल एटम के मास को, सब लिखा रखे हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे? मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई, न्यूक्लियस के मास स्मॉल एम है ना, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा होगा। चलो भाई देखते हैं मास ऑफ एक्स क्या होगा। मास ऑफ न्यूट्रल एटम ऑफ एक्स माइनस जेड टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज इक्वल टू एम एक्स माइनस मास ऑफ कैपिटल एम वाई माइनस कितना? जेड प्लस 1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और माइनस फिर से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो क्या आएगा? एम एक्स माइनस जेड एम ई माइनस एम वाई माइनस प्लस हो जाएगा जेड एम ई। ठीक है, और प्लस एम ई माइनस एम ई। देखो ये खत्म। ठीक है, ये खत्म, क्या आ गया? ये आ गया डेल्टा एम सिंपली एम एक्स माइनस एम वाई। तो जो आपने सोचा था बिल्कुल सही था। तो जो यहाँ पे न्यूक्लियाई के जो पेरेंट न्यूक्लियस माइनस डॉटर न्यूक्लियस बराबर पेरेंट न्यूट्रल एटम का मास माइनस पेरेंट डॉटर न्यूट्रल एटम का मास। तो जो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक डायरेक्टली हमको यहाँ पे भी वो चीज़ मिल रही है। बात समझ में आया कि नहीं सबको? चलो बहुत बढ़िया भाई। अब जो हमारा रिलीज एनर्जी होगी, क्यू वैल्यू जो इसकी होगी वो किसके बराबर होगी? एम एक्स माइनस एम वाई इंटू सी स्क्वायर, या एम एक्स माइनस एम वाई अगर एम यू में हो तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? बात समझ में आ गई सबको? यहाँ पे मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। सिंपली जो न्यूक्लियाई का डिफरेंस, न्यूक्लियाई के मासेस का डिफरेंस होगा, वही यहाँ पे क्या होगा? जो न्यूट्रल एटम्स है उनके मास का भी डिफरेंस हमको वही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं बीटा पॉजिटिव डीके में। तो जरा देखो बीटा पॉजिटिव डीके में क्या था, याद करिए। पॉजिटिव बीटा डीके। ठीक है, ओके। तो पॉजिटिव बीटा डीके में इक्वेशन लिखिए, जेड एक्स ए बराबर जेड माइनस 1 वाई ए प्लस पॉजिट्रॉन डीके, पॉजिट्रॉन और प्लस ये न्यूट्रिनो, ऐसा कुछ था। न्यूट्रिनो का रेस्ट मास 0। बताओ डेल्टा एम किसके बराबर होगा? मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस स्मॉल एम माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं क्या आता है। मास ऑफ एक्स बोलो कितना होगा? मास ऑफ एक्स न्यूट्रल एटम माइनस जेड टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर माइनस एम वाई कितना होगा? मास ऑफ वाई माइनस, ठीक है, जेड माइनस 1, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, और फिर माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो देखते हैं क्या आता है। एम एक्स माइनस जेड एम ई, ठीक है,
जेड टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस एम वाई, वाई न्यूट्रल का, वाई एटम का मास, माइनस माइनस प्लस जेड, ठीक है, स्मॉल एम ई, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस एम ई, फिर ये वाला फिर से माइनस एम ई। देखो ये खत्म, क्या आ गया डेल्टा एम, एम एक्स माइनस एम वाई माइनस 2 एम ई, ये हमारा आया। इस बार जो मास डिफेक्ट है, ठीक है, यही मैं बताना चाह रहा था आपको, इस बार जो मास डिफेक्ट है एक्स के न्यूक्लियस का मास माइनस जो आपका यहाँ पे वाई के न्यूक्लियस का मास, ठीक है, ये हमारा मास डिफेक्ट था। इस बार एटम के मास के, न्यूट्रल एटम के मास के डिफरेंस के बराबर नहीं आया है ना, उससे कम आया है कि नहीं। मास ऑफ दिस इज व्हाट, न्यूट्रल एक्स एटम, दिस इज मास ऑफ न्यूट्रल वाई एटम। इस जगह पे तो वही आया, दोनों का डिफरेंस सिंपली मास डिफेक्ट आया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं आया है, ठीक है। थोड़ा ये सब चीज़ें कैलकुलेट करना आपको आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। अब उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, के कैप्चर में क्या था इक्वेशन याद करिए, जेड एक्स ए प्लस माइनस 1 ई 0 वाई, ठीक है, जेड माइनस 1 ए प्लस ये न्यूट्रिनो था, ऐसा था ना, यही था ना, हाँ ठीक है। तो अब चलो देखते हैं डेल्टा एम बराबर क्या होगा, स्मॉल एम ऑफ जेड सॉरी एक्स माइनस स्मॉल एम या प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ वाई, ऐसा कुछ होगा, ये मास डिफेक्ट होगा अपना, ठीक है। चलो देखते हैं कितना आता है इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रल एटम्स। देखो मास ऑफ एक्स माइनस जेड टाइम वही सब रिपीट होगा, एम ई माइनस व्हाट प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है, एम वाई माइनस जेड माइनस 1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। एम एक्स माइनस जेड एम ई प्लस एम ई माइनस एम वाई माइनस वॉट प्लस हो जाएगा, ठीक है, जेड एम ई और माइनस वॉट एम ई। देखो जेड एम ई से जेड एम ई गया, प्लस एम ई से माइनस एम ई गया, तो जो डेल्टा एम आया इस बार क्या आया, एम एक्स माइनस एम वाई। तो यहाँ पे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मास ऑफ न्यूट्रल एटम ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ न्यूट्रल एटम ऑफ वाई डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहो तो क्यू वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, एम एक्स माइनस एम वाई माइनस 2 एम ई इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बशर्ते ये किस में होना चाहिए, बोलो भाई, एएमयू में होना चाहिए। और यहाँ पे जो क्यू निकल कर आएगा, ठीक है, एम एक्स माइनस एम वाई सी स्क्वायर, या स्क्वायर डायरेक्ट लिख लो यार, एम एक्स माइनस एम वाई सी स्क्वायर मतलब 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इट इज़ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अल्फा डीके एंड बीटा डीके। अब हम लोग को क्या करना है, तीसरा जो डीके पढ़ना वो क्या है, गामा, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ना अपने को, गामा डीके, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो इतनी बातें बताई हैं, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा सारा कुछ, सब कुछ अच्छे से पढ़ोगे, एक बार दो बार वीडियो लेक्चर देखोगे तब जाके सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये केवल आपका नीट के लिए नहीं है, नीट के लिए, जेई मेंस, जेई एडवांस, सब के लिए मैंने सारा कुछ इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम पे गामा डीके के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।